आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे घन कोण, विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें कथन और निगमन होगा। तो सबसे पहले हम देखें घन कोण क्या होता है। घन कोण किसे कहते हैं? देखिए, किसी गोले का पृष्ठ जो होता है, किसी गोले का एकांक पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, उसी कोण को कहा जाता है घन कोण। कोई गोला है, मान लीजिए कोई सॉलिड है, कोई ठोस है, किसी ठोस का एकांक पृष्ठ उसके केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, उसी के कोण को कहा जाता है घन कोण। तो देखिए, अगर पूरा पृष्ठ हम ले लें, पूरा पृष्ठ ले लें गोले का या किसी ठोस का, गोलाकार ठोस का, तो वो गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का कोण आंतरित करेगा। यानी घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो जो गोले का पूरा पृष्ठ जो होगा गोले का, वो उसके सेंटर पर 4 पाई रेडियन कोण बनाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। इस कोई खास नहीं है, बस इसका हमें यूज करना है कुछ कुछ जगहों पर। तो याद रखेंगे, जो घन कोण है किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। तो ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का कोण बनाता है। हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त होता है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है? 2 पाई का एंगल बनाता है जो सर्कल होता है, और जो स्फीयर होता है वो अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बनाता है। तो ये चीज याद रखेंगे। घन कोण में एक चीज का हम लोग को ध्यान देना है, घन कोण को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जो संपूर्ण होगा ओमेगा, वो 4 पाई होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे कि जो ओमेगा होगा वो 4 पाई होगा। एक टॉपिक हम ध्यान से रखेंगे, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको डी ओमेगा से डिनोट किया जाएगा। इसमें होता यह है कि जो घन कोण, जो क्षेत्रफल होता है किसी गोले का, वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखिए, जो डीए है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। जो किसी ठोस का क्षेत्रफल होता है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी व्युत्क्रमानुपाती को अगर हम हटाते हैं तो इतना बराबर ये मान लीजिए कि डी ओमेगा बाई r² आ जाएगा, और डी ए r² इक्वल टू डी ओमेगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो डी ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई r² मिलेगा। इसका ध्यान देंगे। इसका निगमन हमें जरूरी नहीं है, हमें इसका निगमन नहीं करना है। बस देखिए ध्यान से, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई r² का ध्यान रखना है, जो कि घन कोण से ही संबंधित एक टॉपिक है। इसे याद रखिएगा। इसका हम प्रयोग करेंगे गॉस प्रमेय को प्रूव करने के लिए। तो घन कोण जान गए हम लोग कि घन कोण जो होता है किसी ठोस के पूरे पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित होने वाले कोण को हम उस घन कोण कहते हैं। तो अगर हम स्फीयर की बात करें, गोले की बात करें, तो गोला जो होता है अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का घन कोण आंतरित करता है। अब हमारा टॉपिक है, देखिए, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स जो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत बल रेखाओं के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो विद्युत फ्लक्स है, समझिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या का एक माप है। अब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लिए गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात विद्युत फ्लक्स
पूरी तरह से विद्युत बल रेखाओं की संख्या का एक माप है। जैसे हम मान लें कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र को हम इस एरो द्वारा दर्शा ले रहे हैं और इसमें हमने कोई पृष्ठ ले रखा है। इसमें अगर हम कोई पृष्ठ ले लेते हैं इस तरह से, तो इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या का माप होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे हमको देखना है विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप देख लें। यदि मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र E है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र E में अगर हम लोग कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लेते हैं या क्षेत्रफल और dA ले लेते हैं, तो अदिश गुणनफल E डॉट dA को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी अगर हम सूक्ष्म क्षेत्रफल E में कोई एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लें, तो अदिश गुणन E डॉट dA को वैद्युत फ्लक्स कहेंगे या विद्युत फ्लक्स कहेंगे। विद्युत फ्लक्स को हम फाई E से डिनोट करते हैं। अगर क्षेत्रफल हम लोगों ने सूक्ष्म लिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा। तो इस बात का ध्यान देंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लिया जाए तो अदिश गुणन E डॉट dA को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम d फाई E से डिनोट करेंगे। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें, विद्युत फ्लक्स की बात करें तो फाई E बराबर हो जाएगा, या इंटीग्रेशन कर लेंगे 1 इंटू dA। तो चूंकि E जो था कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा क्या, dA हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पूरी तरह से E और A मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमारा ये भी हो सकता है, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, और हम लोग जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कास आता है, तो हम इसको अगर आगे बढ़ाना चाहें तो आसानी से हम उसको बढ़ा सकते हैं EA cos थीटा। A के जगह पर dA के जगह पर A लिया जा सकता है, तो फाई E जो होगा EA cos थीटा होगा। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में बताया गया था। तो A डॉट B बराबर AB cos थीटा से इस बात को हम समझ सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई E इक्वल टू EA या EA cos थीटा। अब थीटा क्या है इसे समझना है। तो देखिए यहां पर थीटा क्या है, थीटा E व DA के बीच का कोण है। बहुत ध्यान से देखेंगे इस बात को, E और DA के बीच का कोण। जब हम कोई पृष्ठ लेते हैं, जैसे यहां पर हम एक वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इसमें हमने कोई पृष्ठ लिया जो कि इसके लंबवत है। तो लंबवत पृष्ठ को हम कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाना पड़ेगा। अब ऐसा पृष्ठ बोर्ड पे बनाना तो दिक्कत की बात है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा इस तरह से अगर कर लें तो समझा जा सकता है। ऐसे इस तरह से बना लें इसको। अब इस समय क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, पृष्ठ जो है, तो अगर पृष्ठ लंबवत है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी के समांतर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे E और DA के बीच का कोण होता है ये थीटा। अगर ये जो क्षेत्रफल है वो वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में है, तो उसे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान EA आएगा, और अगर उससे किसी एंगल पर है तो
उसी को हम लिखते हैं थीटा। तो ई और डीए के बीच का कोण है थीटा। अर्थात अगर जो वैद्युत जो पृष्ठ हम ले रहे हैं, अगर वो पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के दिशा में न होकर उससे कुछ एंगल पर है, उससे कुछ कोण पर झुका हुआ है, तो उस केस में वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होगा वो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात इसमें ये है थीटा की वैल्यू। अब देखिए इसका कंडीशन क्या है, यहां कुछ स्थितियों को हम देखेंगे। यहां हम कुछ स्थितियों को देखेंगे, जैसे मान लीजिए यदि थीटा बराबर 0 अर्थात ई व डी ए क्या हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो देखिए फाई ई बराबर क्या होगा, ई ए कास 0। अब कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर 1 मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा। हमने शुरू में भी यही देखा था। अब अगर हम दूसरा केस ले लें, अगर हम दूसरा केस ले लें थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा 90 का क्या मतलब है, थीटा 90 का मतलब है कि जो ई व डी ए है वो परस्पर क्या है, परस्पर लंबवत है। लंबवत हो तो क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए कास 90। कास 90 की वैल्यू 0 होती है, ई ए इंटू 0 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। यह दिखा देंगे कि कास 90 इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से हम विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेंगे, और जब भी थीटा दिया हुआ होगा तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। अगर 0 मतलब ई और डी एक भी दिशा में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 रख लेंगे, और ई और डी ए परस्पर लंबवत है तो हम वहां पर 90 ले लेंगे। कुछ कुछ स्थितियों में ई और डी ए न दे करके क्या करता है, बल रेखाओं की दिशा दे देता है। तो याद रखेंगे कि बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत जाती है। तो अगर पृष्ठ के लंबवत जाएंगी तो ध्यान देंगे पृष्ठ के लंबवत होंगी तो ई और डी ए समांतर होंगे, और पृष्ठ के समांतर हुई तो ई और डी ए जो होंगे वो लंबवत हो जाएंगे। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स को देखेंगे। अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स का धनात्मक और ऋणात्मक होना। विद्युत फ्लक्स कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है ये देखेंगे। देखिए धनात्मक, ये क्लियर नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए विद्युत फ्लक्स पूरी तरह से आवेश से संबंधित है। देखिए यहां ध्यान देंगे, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो जो फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक होता है, और अगर पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो जो फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है। तो याद रखेंगे इस बात को, यदि फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो बल रेखाएं, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और यदि लिख सकते हैं, और यदि फ्लक्स रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं उसको हम फ्लक्स रेखाएं भी कह सकते हैं, और यदि फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, पृष्ठ से बाहर निकलती हैं,
बाहर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अर्थात अगर फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो हम उस समय फ्लक्स को ऋणात्मक मान लेंगे, और अगर उस पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स को धनात्मक मान लेंगे। अब देखिए फ्लक्स रेखाएं का क्या मतलब है? विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने प्लस चार्ज रखा, तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेशित कणों के चलने का पथ ही होता है। तो अगर हम यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रख दें तो क्या होगा? इसके रिपल्सन के कारण बाहर चला जाएगा। अगर प्लस चार्ज रख दें तो रिपल्सन के कारण क्या होगा? यहाँ से बाहर चला जाएगा। इस केस में कहा जाएगा कि जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या है? धनात्मक है। और अगर हमने यहाँ पर कोई माइनस चार्ज रख दिया और फिर यहाँ पर हम कोई प्लस रखें तो वो क्या होगा? अगर हमने यहाँ पर कोई माइनस चार्ज रख लिया और फिर हम इसमें किसी चार्ज को लाएं तो क्या होगा? इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। कोई प्लस चार्ज रखेंगे तो इसके अंदर प्रवेश करेगा। तो ये चीज याद रखने वाला है कि अगर फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो ऋणात्मक होगा, और अगर फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा। इस बात का ध्यान देंगे। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है गॉस का प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय। अब गॉस महोदय ने जो प्रमेय बनाया है वो आवेश और वैद्युत फ्लक्स के बीच में एक संबंध को दर्शाता है। जैसे हमने ये पढ़ लिया कि आवेश है तो फ्लक्स है, लेकिन आवेश से फ्लक्स किस प्रकार जुड़ा हुआ है इसी को गॉस ने अपने कथन में बताया है। तो ध्यान रखेंगे, गॉस का प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब होता है घिरा हुआ, घिरे हुए मतलब परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे याद रखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात phi = Q/ε0, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं Q × 1/ε0। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? Q/ε0। तो ध्यान दें, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ अगर आवेश Q है तो उससे परिबद्ध जो फ्लक्स होगा वो phi Q × 1/ε0 अर्थात Q/ε0 होगा। यहाँ पर देखिए बंद पृष्ठ के लिए हम लोग जानते हैं, बंद पृष्ठ के लिए जो phi होता है, phi जो होता है वो E.dA होता है। बंद पृष्ठ के लिए जो phi होता है वो E.dA होता है। वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा? अतः हम लिख सकते हैं, देखिए सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इसको बंद पृष्ठ समाकल कहते हैं। E.dA = Q/ε0।
तो ये भी गॉस प्रमेय का निष्कर्ष है और ये भी गॉस प्रमेय का निष्कर्ष है। तो ध्यान देंगे, किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कि जो Q है वो परिबद्ध आवेश है, तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। अब हम इसी कथन को, इसको या इसको, दोनों एक ही हैं, इसी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए हम सूत्र का निर्माण करते हैं। इसके लिए हमें एक फिगर बनाना होगा, उस फिगर को हम बना लेते हैं। देखिए, किसी भी तरह का एक फिगर बना लेंगे हम। यहां मान लेते हैं उस +Q चार्ज रखा गया है, ऐसे साफ नहीं दिख रहा, +Q चार्ज यहां पर। आप यहां पर +Q चार्ज रख लीजिए, +Q चार्ज, और इससे R दूरी पर मान लीजिए कि कोई बिंदु P है, ये O है, और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी होगी। तो इसके चारों तरफ हम एक स्मॉल अवयव ले लेते हैं, एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। ये आप ऐसे ऐसे इसको दर्शा सकते हैं। यहां पर क्या है, बिंदु P है, ठीक। और इससे इसको और इसको मिला देंगे, ये एंगल जो बनेगा यही बनेगा d ओमेगा। यहां पर जो कोण बनेगा इस पृष्ठ द्वारा वो बनेगा d ओमेगा, जिसको हम घन कोण कहते हैं, अभी आपको बताया गया था। और अब इसके इसी डायरेक्शन में जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके क्षेत्रफल को अगर हम dA से डिनोट कर रहे हैं तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम क्षेत्रफल वेक्टर कह लेते हैं, इसको हम क्षेत्रफल वेक्टर कह लेंगे। और ये E है, और इसके बीच का जो ये एंगल है इसको ही हम थीटा या ओमेगा मान लेंगे। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ द्वारा +Q चार्ज परिबद्ध है, और इसके इस छोटे से लघु अवयव द्वारा इस पर d ओमेगा घन कोण बनाया गया है। देखिए हम लिख सकते हैं, बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E बराबर होता है 1/4πε0, और Q अपान हो जाएगा r²। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फार्मूला होगा, जो कि बिंदु आवेश के कारण होगा, और इसका डायरेक्शन होगा O से P दिशा में। फिगर भी दिख रहा है। अब देखिए, यदि P के चारों ओर लघु अवयव, लघु क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्षेत्रफल अवयव dA लिया जाए तो देखिए उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम d फाई से डिनोट कर ले अगर, तो मिलेगा E डॉट dA। ये मिलेगा हमें वेक्टर फॉर्म में। अब अगर वेक्टर फॉर्म में है तो हम इसको लिख सकते हैं EDA cos थीटा। अब देखिए थीटा क्या है, इसके बीच का कोण है, ये जो E और D है इसके बीच का कोण है। अब हम संपूर्ण पृष्ठ से, छोटे से पृष्ठ, जो लघु अवयव हम लोगों ने लिया है dA, उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम लोग निकाले हैं, और अब हम पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो जब भी पूरे पृष्ठ से या पूरा शब्द इस्तेमाल हो तो हम उस छोटे से चीज का समाकलन कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये क्या होगा, इसको हम फाई ई से डिनोट करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन हो जाएगा, बंद पृष्ठ है तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम इसका ई डी ए और cos थीटा। अब हम ई की वैल्यू जो कि यहां पर हमें पता है, इस ई की वैल्यू को हम यहां से पुट करेंगे और बाकी चीजों का हम इंटीग्रेशन करेंगे अर्थात समाकलन करेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे हम देखें इसको, यहां देख लें तो देखिए फाई ई बराबर हमको मिला है, फाई ई बराबर, ध्यान से देखिए, फाई ई का मान मिला है हमको, ई बाहर कर लेंगे, ये वाला ई, और ये हमें इंटीग्रेशन साइन के अंदर रहेगा, सॉरी ई का मान हम रखते हैं यहां पर, देखिए ई का मान हम यहां से पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये हमारे पास है डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसको साफ करते हैं इस डी ए कॉस थीटा को, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू भी यहां से कॉमन है, ले लेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर निकाल लेंगे, और इंटीग्रेशन साइन में बचेगा डी ए कॉस थीटा अपान में आर का स्क्वायर, इस आर का, ये आर का स्क्वायर। अब इसी क्वांटिटी को हम लोग डी ओमेगा लिखेंगे, तो देखिए यहां पर ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पर हो जाएगा डी ओमेगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था, देखिए डी ओमेगा बराबर हमने बताया यहां पर, देखिए डी ओमेगा बराबर हमने बताया था ये डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हमने शुरू में ही बता दिया था। तो इस डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के जगह पर हम डी ओमेगा रख लेंगे, और डी ओमेगा का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा आपको ओमेगा मिल जाएगा, जो कि क्या है, ओमेगा। अब पूरे पृष्ठ द्वारा इस सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा उसे हम लोग 4 पाई, ये भी जान चुके हैं, तो क्या होगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही चीज प्रूव करना था हम लोगों को, गॉस का फॉर्मूला में यही था, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम फाई ई के जगह पर इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो उस चीज को लिख सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये हमारा थ्योरी जो होगी वो प्रूफ हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान देंगे आप कि जो सूत्र का निगमन है उसमें जितने पॉइंट्स हैं उसे याद रखेंगे। मेन पॉइंट ये डी ओमेगा इक्वल टू डी ए का थीटा बाई आर स्क्वायर याद रखना है, और ओमेगा इक्वल टू 4 पाई याद रखना है, तो निश्चित तौर पे आसान हो जाएगा। आज के सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।